हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको पता है कि मैं यूपी टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ आपको। सोशल साइंस हमारा एग्ज़ाम है। एसएसटी। एसएसटी में हिस्ट्री वाला पोर्शन मैं आपको कवर करा रही हूँ। ये हिस्ट्री का सिलेबस है, आप देख भी सकते हैं। इस पूरे सिलेबस को मैंने अलग से डिस्कस भी किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। ये सिलेबस इस टाइम पे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि कितने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अब तक और आगे हमें कितने करने बाकी हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, जैसे कि इतिहास जाने के स्रोत हैं, ये टॉपिक मैं कवर करा चुकी हूँ। पाषाणकालीन संस्कृति हमारा हो चुका है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका पुष्यभूति वंश। इतने टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं और आपने अभी से ही अपनी क्लासेस शुरू करी हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि या तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सिलेबस का, प्रिंट आउट नहीं है तो कहीं पर नोट कर लीजिए और उसमें ऐसे ही टिक करते रहिए कि क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इन पूरे पूरे चैप्टर्स को कराने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें ही हम इसमें कवर करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका पुष्यभूति वंश। इस वंश में क्या क्या थे, कौन कौन से राजा इसमें आए, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है आपका हिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 10 है आपका पुष्यभूति वंश। अब ये जो वंश था इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो राजा हुए थे, हर्षवर्धन जिनका नाम था, इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने ऐड करी है हिस्ट्री में निकाल कर, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सारी चीजें। आप उनको नोट जरूर करिएगा। टॉपिक का हमारा नाम है पुष्यभूति वंश। संगम नगरी इलाहाबाद की अगर हम बात करें, माघ हो गया, अर्धकुंभ हो गया, कुंभ हो गया, वहां पर बहुत ही ज्यादा पावन पर्व मनाया जाता है। अभी आपने रिसेंटली नवयोगा के महाकुंभ हुआ है, बहुत ही ज्यादा महत्व है उसका। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। अब आज से लगभग अगर हम 1400 वर्ष पहले की बात करते हैं तो हर्ष नाम के राजा हुए थे। यहाँ पर हर 5वें वर्ष आकर वो धर्म सभा करते थे और अपने 5 वर्ष की जितनी संपत्ति वो इकट्ठा करते थे उसका दान वो यहाँ पर करते थे। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो गुप्त काल के बारे में पढ़ा था। गुप्त काल में कौन से राजा थे, उन्होंने किस किस तरीके से राज किया था, वो लास्ट वाले चैप्टर में मैं आपको सब डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति आई थी, जो वर्धन वंश के नाम से फेमस हुई थी। किस नाम से फेमस हुई थी? वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, आज की डेट में जो अंबाला जिले में पड़ती है। और इस वंश के जो प्रथम राजा थे वो थे आपके प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पहले राजा थे, इस वंश के पहले राजा। ठीक है, पहले राजा थे वो इस वंश के। अब लास्ट जो चैप्टर में हमने समझा था कि हूणों की वजह से ही गुप्त साम्राज्य जो था उसका अंत हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत से उनको भगा दिया था और वंश में आगे हर्ष नाम के राजा हुए थे। इस वंश में जो राजा हुए थे हर्ष नाम के राजा हुए आगे, लेकिन जो सबसे पहले राजा थे वो थे आपके प्रभाकर वर्धन। ठीक है। अब ये है चीनी यात्री, जो आपने जिसका नाम आपने हिस्ट्री में बहुत सुना होगा, वेन सॉन्ग। हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो 606 से लेके 647 ईस्वी तक था। ठीक है। अब हर्षवर्धन 606 ईस्वी में अपनी गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अब अगर हम आगे इसके बारे में समझते हैं तो हर्षवर्धन जो थे वो स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान थे, और विद्वानों मतलब उनके यहाँ पे बहुत सारे आश्रय भी लेते थे आगे, जिनको वो सारी चीजें सिखाते थे। इनके 3 बहुत ही फेमस नाटक हैं जो कि संस्कृत में है। पहला उसमें है आपका नागानंद, दूसरा है आपका रत्नावली, और तीसरा है आपका प्रियदर्शिका। इनकी रचना है। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट करके रखिएगा।
ये तो 3 रचनाएँ इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ही। इसके साथ ही एक और रचना आ जाती है, बाणभट्ट भट्ट जो थे, वो हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने कौन-सी रचना लिखी थी? इन्होंने लिखी थी हर्षचरित्र, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो चीनी यात्री था वेनसोंग, उसके शासनकाल में आया था, राजा हर्ष के शासनकाल में आया था और 15 साल तक वो भारत में रहा था। अब जब वो यहाँ पर रहा, तो उसने वर्धन काल के बारे में क्या-क्या कहा, क्या-क्या चीज़ें बताई, वो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक थे। इन्होंने राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी। राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब कुछ को जैसे राज्य करके जीत लिया, कुछ ने अधीन अपने कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी साम्राज्य की व्यवस्था करी थी, जिसमें इनके प्रांत हो गए, विषय जिले, इन्होंने अलग-अलग चीज़ पार्ट्स में उसको विभाजित किया हुआ था अपने साम्राज्य को और उसके अकॉर्डिंगली उसको डील करते थे। यहाँ पर बहुत ही कम अपराध होते थे और अगर कोई अपराध करता भी था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड दिया जाता था। अब अब हर्ष को बौद्ध धर्म से बहुत लगाव था। इन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा भी बुलाई थी। बहुत सारे दानी भी थे, हर 5 साल बाद कुंभ के मेले में जाते थे और दान करते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें इनसे काफ़ी रिलेटेड हैं। अब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था और इनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय जो शासन था, सत्ता जो इनकी थी, वो छिन्न-भिन्न हो गई थी और उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे-छोटे राजवंशों की स्थापना हो गई थी। इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन भी किया है और बाकी अभी जब मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगी तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे कि हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो भारत के आखिरी महान राजाओं में से हैं। इन्होंने 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज्य करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ था और जो देश था वो क्षितिज हो गया था, उस टाइम पे सम्राट हर्ष का उदय हुआ था। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और भारत को एक सूत्र में बांधने में इन्होंने सफलता हासिल करी थी। ये 16 वर्ष की छोटी उम्र में राजा बने थे। इनके जो भाई थे वो राज्यवर्धन थे। इनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद इन्होंने राजपाट को संभाला था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी थी। उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर इन्होंने राज किया था। 6 साल में इन्होंने वल्लभी, गुजरात, पंजाब, गज्जाम, उड़ीसा, बंगाल, मिथिला, बिहार, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में जीतकर इन्होंने पूरे भारत पर अपना दबदबा कायम किया था। अब इनकी जो सेना थी बहुत ही विशाल सेना मानी जाती थी क्योंकि इनमें 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे और 60,000 से भी ज्यादा हाथी को रखा गया था इनकी सेना में। अब ये बहुत ही परोपकारी सम्राट माने जाते हैं। इनके चीन के साथ बहुत बेहतर संबंध थे। जो चीनी यात्री था वेनसोंग, जिनके बारे में हमने अभी देखा भी था, राजा हर्ष के दरबार में उसने 8 साल तक वो रहा था। उन्होंने दोस्ती की तरह वो रहे थे। अब हर्षवर्धन ने ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाई थी। बहुत सारी कुरीतियों को भी जड़ से खत्म करने का इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और पूरी और कहते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। उसके बाद हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म के अगर इन्होंने वेनसोंग ने अपनी किताबों में भी हर्ष को बौद्ध धर्म के प्रचारक की तरह ही बताया है। अगर हम शिक्षा के महत्व को लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था और इन्होंने शिक्षा को पूरे देश भर में फैलाया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेखक को कवि नाटककार भी ये थे। इन्होंने बाण भट्ट मयूर भट्ट जैसे जो मशहूर कवि थे वो भी इन्हीं के समय पर आए थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, ए नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे। प्रयाग का जो कुंभ मेला है उसकी जो शुरुआत आज की डेट में जो हम इतने हर्ष उल्लास से हम अपना कुंभ मेला मनाते हैं, तो ये प्रयाग वाला जो है उसका जो शुरुआत करी थी वो भी हर्ष ने ही करवाया था और राजा हर्ष ने ही इसको शुरू करवाया था और भारत की जो आर्थिक रूप से जो प्रगति हुई थी वो इन्हीं के समय पे मानी जाती है। अब हर्षवर्धन के बाद उनका राज्य संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं था। वैसे कि हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था गौर। इनके 2 पुत्र थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, लेकिन दोनों ही बेटों को
अनुरक्षण नामक मंत्री ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उनका कोई वारिस नहीं बचा था। और उसके बाद इनकी जो एक तरीके से जो इनका राजपाट था, किसी वारिस ना होने की वजह से वो बाद में छीण-बीण हो गया था। तो ये इनका एक हर्षवर्धन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उस चैप्टर से अलग, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी थी। इसमें से भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बुक में गिवन है, वो सब देख लेते हैं। जैसे कि हर्ष की बहन का नाम क्या था? हर्ष की बहन का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पहले वो थानेश्वर में थी, उसके बाद कन्नौज। वेनसॉन्ग ने हर्ष के बारे में क्या लिखा था? इन्होंने हर्ष के बारे में लिखा था कि इनके शासन काल में ये बहुत ही ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते थे, अच्छे शासक थे, 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कोई अपराध इनके शासन काल में नहीं होता था। पूरे साम्राज्य को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया हुआ था। एक प्रजापालक और उदार शासक ये थे। ठीक है, तो ये इन्होंने वेनसॉन्ग ने अपनी जो स्टोरी थी उसमें लिखा था। अब नेक्स्ट आता है कि 2 वाक्य लिखने हैं, हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म, और हर्षवर्धन शिक्षा के संरक्षक के रूप में। अब हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से बहुत लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा भी बुलाई थी और अंतिम बौद्ध सम्राट भी उनको कहा जाता है। अगर हम शिक्षा के संरक्षक की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था जो इनके ही शासनकाल में आया था और इन्होंने शिक्षा को देश भर में फैलाया था। सत्य और असत्य की बात करते हैं तो हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री फहान का विवरण है। हाँ, सही है, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी तरीके से इनके काल को बताया है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, बिल्कुल सही बात है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, इससे पहले थानेश्वर भी थी। हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इनके फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो वर्धन वंश का जो सबसे पहला शासक था वो था आपका प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। पहला था नागानंद, दूसरा आपका था रत्नावली, और तीसरा था उनका प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। अब हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? वो थे आपके बाणभट्ट। बाणभट्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड ऐड करी थी। होप सो आपको चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। नोट्स आप जरूर बनाइए, वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क इसमें एक दिया हुआ है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय है उनकी आप एक लिस्ट बनाइए और किस जिले में कौन सा विश्वविद्यालय आता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट जितनी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने दी है अगर आप उतना भी कर लेते हैं वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।